श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं को, महिलाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों, सभी को अच्छा इंसान बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश करते हैं। इसी विषय के अंदर आज का एक वैश्विक विषय जो है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है बढ़ती जनसंख्या चिंता का कारण। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, जो आबादी बढ़ रही है पूरे विश्व की, आज कहा जाता है कि 7 अरब की जनसंख्या है, और ये आबादी किसी भी 210 देश में से किसी भी देश में बढ़े तो वह विश्व की आबादी बढ़ती है। अब विश्व की आबादी जो है वो आज चिंता का कारण जो मैं बता रहा हूं वह विश्व की दृष्टि से नहीं है, वह चिंता का कारण भारत की दृष्टि के रूप में ही कह रहा हूं। यही मेरा मुख्य जो है वो आज के इस जो है चिंतन, इस दृष्टिकोण का विषय रहेगा। वो चिंता भारत की है, क्योंकि विश्व के बहुत से देशों के अंदर बहुत सीमित आबादी है। यूरोपीय देश तो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़नी चाहिए, और विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला जो देश है चाइना है, जिसके अंदर करीब जो है वो 150 करोड़ की आबादी कही जाती है, तो वह आबादी से चिंतित नहीं है, क्योंकि वहां पर कम्युनिज्म है, वहां पर साम्यवाद है, और साम्यवाद के अंदर जिस तरीके से भारत में पारिवारिक व्यवस्था हो है वैसी व्यवस्था वहां नहीं है। वहां सबका माई बाप जो है सरकार है, बच्चे को जो जन्म दिया जाता है उसके बाद करीब करीब वह सरकार को सुपुर्द हो जाता है, और सरकार ही उसका परवरिश करती है, उससे कार्य लेती है और बढ़ाती है। यानी जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर है कि वो माता पिता की संतान होती है, माता पिता के साथ रहता है, परिवार बनता है, समाज बनता है, परिवार की व्यवस्था है, वैसा सिस्टम नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो जनसंख्या बढ़ने का जो चिंता का कारण, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तब हमारी आबादी कुल 33 करोड़ थी, और आज जो बताया जा रहा है कि 2011 की जो हमारा सरकारी आंकड़ा है वो 125 करोड़ बताया जाता है। लेकिन 2011 के बाद में 7 वर्ष ऊपर चले गए हैं, और उसके साथ साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं उस दायरे में नहीं आते हैं, कईयों के पास आईडी नहीं है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और दूसरा सैन्य बल है, उसका जो है वो उसका बताया भी नहीं जाता है राइट फिगर। तो इस तरीके से काफ़ी लोग इस जनसंख्या में छूट रहे हैं। तो अगर आज की तारीख के अंदर हम अनुमान लगावें कि 125 करोड़ हम बोलते हैं, वो तो 125 करोड़ 2011 सेंसस का है, लेकिन आज 7 साल के बाद लोगों को छूटने जो उसके रजिस्ट्रेशन छूट रहा है, तो ये 140-150 करोड़ से कम नहीं है। यानी हम भी जो है वो चाइना से, कि हालांकि वो फिगर के अनुसार, जो कि हम आंकड़े हैं उसके अनुसार विश्व का बड़ा देश है, लेकिन उस आंकड़ों के अंदर जो हमारी कमियां उनको जोड़ें तो विश्व का बड़ा देश जनसंख्या का हमारा कहलाता है। हर भारत का 5वां जो है व्यक्ति है वो नागरिक भारतीय है, विश्व का नागरिक। यानी 20% रेशियो के अंदर अकेले भारत के नागरिक आ रहे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि प्रति क्षण जो है, यानी हर सेकंड है, भारतवर्ष के अंदर एक बच्चा जन्म लेता है। इसके लिए देखिए सरकार ने बहुत सी बड़ी व्यवस्थाएं कर रखी है, फैमिली प्लानिंग की है, और दूसरा व्यक्तियों को सामाजिक हिसाब से भी बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है, और समाज में जीने वाला जो हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है वह भी समझता है कि आजकल बच्चों को मेरिट के ज़माने के अंदर हमारी शिक्षा कितनी महंगी है, उनको पैरों पर खड़ा करना, उनका पालन पोषण करना आजकल कितनी समस्याएं हैं जीवन के अंदर। तो इसीलिए जो पुराने समय के, जैसे मैं मेरी बात करूं, आज से 50 साल जो है ऐसा कहा जाता कि हम 2 हमारे 3, बाद के अंदर ये घट के, आज से 25 साल पूर्व ये घट के आया हम 2 हमारे 2,
और आज की तारीख के अंदर जब समाज की परिस्थितियां बढ़ती गई और हमारे जो है वो कमाई के साधन घटते गए और हमारी कुछ न कुछ तकलीफें बढ़ती गई, तो आजकल ये कहा जाता है हम दो हमारे एक की अवस्था आ गई है। जब हम दो और हमारे एक की अवस्था है, ये प्राय चल रहा है, तो फिर हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ क्यों रही है? भाई साहब, भाई और बहनों, ये देखने की बात है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे भारत के अंदर बहुत सी संस्कृतियां, बहुत से धर्म के लोग, बहुत सी जातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। कुछ जातियों के लोग ऐसे हैं जो कि अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और वो इसको एक धार्मिक जामा पहना रहे हैं कि जो है वो हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए, ये ईश्वर का रूप है, ईश्वर के हाथ में है, इसमें कोई कुछ नहीं करता। वो फैमिली प्लानिंग नहीं कराते, इनकी तरफ कोई रुझान नहीं है, बल्कि वो तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस कारण जो है एक अभी भी आज के युग के अंदर फैमिली प्लानिंग का युग है, नई सोच का युग है, नई टेक्नोलॉजी का युग है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का युग है। उसके अंदर भी लोग जो है ये कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, घर के अंदर बच्चे बढ़ने चाहिए। इस कारण से हिंदुस्तान के अंदर ये फ्रीडम है, ये हमारी धार्मिक फ्रीडम है, हमारी व्यक्तिगत जीवन जीने की पद्धति है, फ्रीडम है। अंकुश न होने के कारण ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। खैर, अब जो भी हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। संवैधानिक दृष्टि से कहें, राजकाज की दृष्टि से कहें, राजनीतिक दलों की दृष्टि से कहें, वोट बैंक की दृष्टि से कहें, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, उस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है वो चिंता का कारण है, इसको रोका जाना चाहिए। अब देखिए, मैं ये बात कुछ तथ्यों के आधार पर सिद्ध करना चाहता हूं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में 80% लोग गांवों के अंदर रहते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी है वो जमीन से की जाती है। अब देखिए, भारत की जमीन, भारत के साथ में पहले तो पश्चिमी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, ब्रह्मा था, वगैरह बहुत से थे। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। तो भारत एक विशाल देश था। धीरे धीरे ये अलग होकर के और भारत जो एक छोटा देश हो गया है। यानी मैं भौगोलिक दृष्टि की बात कर रहा हूं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत की जो है वो जमीन है वो 1 इंच भी बढ़ नहीं रही है, बल्कि घटती जा रही है। और खेती बाड़ी की बात करें तो नदी है, नाले है, पहाड़ है, बंजर है, इन सब को छोड़ें तो बहुत ही ऐसी कम जमीन, समतल जो है उपजाऊ मैदान वाली जमीन हमारे पास रह गई है जिससे खेती बाड़ी की जाए। अब जमीन जो है वो घटती जा रही है, उस कारण से जो हमारी खेती की पैदावार भी घटती जा रही है। और आज भारत के 125 करोड़ लोगों को भोजन खिलाने के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि बहुत सा सामान विदेशों से मंगाया जा रहा है, चाहे हमारे खाद्य पदार्थ गेहूं है, बाजरा है, या और भी जो चावल है और उसके साथ दालें हैं वगैरह, बहुत सी चीज़ें जो हमारी खाद्य सामग्री के लिए काम आती है वो विदेशों से मंगाई जा रही है, और जो कि वो इम्पोर्ट की जाती है। बल्कि भारत एक ऐसा खाद्य प्रधान देश था कि हमारे यहाँ पर खाद्यान्न बाहर भेजे जाते थे। मसालों के लिए भारत बहुत फेमस था, भारत के मसाले बहुत, भारत का कपड़ा बहुत फेमस था, भारत का हमारा भोजन जो खाद्य पदार्थ है, जो हमारा फूड ग्रेन्स है, बहुत फेमस थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, क्योंकि ये हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, सबको भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा हर प्राणी को चाहिए। तो इस कारण से जब ये सबका बड़ा दुष्परिणाम क्या है कि हमारी आबादी बढ़ रही है। और देखिए, दूसरा कारण क्या है कि व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति इतनी आ गई है कि वो लोगों ने आज खेती करना बंद कर दिया है, और उस कारण से अपनी जो खेती की जमीन है वो इंडस्ट्री के रूप के अंदर, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए, बड़ी बड़ी जो है अट्टालिकाएं खड़ी करने के लिए बहुत ऊंचे दामों के ऊपर लोग गाँवों में क्या, शहरों के क्या, और गाँव और शहरों की पेरीफेरी पे क्या, वो उसको बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही
जा रहे हैं और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई है और हमारी जो ज़मीन जो है वो घटती जा रही है। और दूसरा क्या है कि मकान हर एक को चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो मकानों की संख्या को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भी हाउसिंग बोर्ड योजना है, उसके अलावा बहुत से जो है वो ये जो रियल इस्टेट्स वाले हैं वो इसको कार्य को कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो मुख्य बात जो मैं कह रहा था कि इसके दुष्परिणाम क्या है, पहली सबसे बड़ा जमीन वाली का दुष्परिणाम है। अब दूसरा बात जो है जो कि रोटी से जुड़ा हुआ है, रोटी सबको मुहैया ना हो पा रही है और उसके अंदर आपाधापी जो है बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है कि लोगों ने ब्लैक बाजारी चालू कर दी। जो है वो मालूम है कि जनसंख्या ज़्यादा है तो फूड ग्रेन्स क्या, फूड क्या, सभी तरह का जनसंख्या ज़्यादा होने कारण में फूडिंग्स की आवश्यकता बढ़ गई है। तो लोगों ने जो है इस आवश्यकता का इसका मजबूरी का रूप लेकर के वो रेट बढ़ा रहे हैं, मिल नहीं रही है, छुपा रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं। अगर हमारे पास में चीज़ पर्याप्त होती है तो ये डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला है कि अगर आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर होती है तो काला बाजारी नहीं होती है। प्रचुर मात्रा के अंदर वो आवश्यक चीज़ें हर एक को मिल जाती है। लेकिन अब ये डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, इसलिए भावों का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, काला बाजारी का बढ़ना, मिलावट का बढ़ना, ये सारी चीज़ें। और अब देखिए कितना दूध चाहिए। अब दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी गहरे चले गए थे चिंतन के अंदर। अब हम महसूस कर रहे हैं कि थोड़े समय का ब्रेक लिया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे और हम तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। और हमारा जो निर्धारित विषय है उसके ऊपर विवेचना हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो गाय माँ है जो कि दूध देती है, गाय का जो दूध है वो एक होलिस्टिक जो है डाइट के रूप में गिना जाता है। मात्र दूध से व्यक्ति जो है जीवन भर अपने शरीर को चला सकता है, क्योंकि अकेले दूध से, दूध तो पीने के सबसे बड़ा प्रोटीन टॉनिक है। दूध अपने आप के अंदर फुल डाइट है, जो अपने गाय का दूध है फुल डाइट कही जाती है। देखिए इस दूध से जो है उसके बाद के अंदर हम कितनी, दूध के बाद में हम दही बनाते हैं, दही के बाद में मक्खन बनाते हैं, मक्खन के बाद घी बनाते हैं और उसके बाद में इस दूध से कितने हजारों लाखों तरह के जो है हमारे दूध के जो है मिठाइयाँ बनती है, व्यंजन बनते हैं। तो एक अकेली गौ माता का दूध है कितने कितने रूप के अंदर हमको खाद्य सामग्री देता है। और गौ माता की तो गोबर जो होता है धार्मिक कार्यों के लिए, पूजा के अंदर वो काम आता है। मूत्र होता है उसकी चिकित्सा के अंदर काम आता है। और वो मूत्र भी जो है वो शुद्ध रूप के अंदर उसके छींटों से पवित्र किया जाता है। यानी गाय माँ के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और गौ माता इसको इसीलिए कहा गया है कि ये गौ माता की कोई भी चीज जो है, इवन उसका जो टॉयलेट है, लेट्रिन है, जो गोबर के रूप में मिलता है, वो कितना बड़ा उपयोगिता आप मान सकते हैं कि वो माता कितनी पवित्र है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, उसमें हम सभी शामिल हैं कि हमारी इस भारतीय संस्कृति के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर गौ माता को स्लॉटर हाउस के अंदर भेजा जा रहा है और बड़ी तादाद के अंदर वो कट रही है। और आज जो दूध हमें, जो गौ माता का दूध पवित्र शुद्ध जो है पौष्टिक दूध मिलना चाहिए, उसकी सिंथेटिक दूध मिल रहा है, मिलावट का दूध मिल रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी कारण से जो और बढ़ती जनसंख्या इधर हो गई और इधर गौ माता जो है वो काटी जा रही है और उधर से जो है वो प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसी डिमांड बढ़ रही है। इन दोनों के बीच के अंदर ज़्यादा गैप होने के कारण सिंथेटिक का होना, मिलावट का होना और दूध के अंदर पानी का ज़्यादा मिलावट होना, ये सब चीज़ें पनप गई है। यानी अनैतिक कार्य पनप गए हैं जो कि सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वो जनसंख्या वो पहले शौर्य वीर वाली जैसी जनसंख्या नहीं रही है। लूले जन्मते हैं, लंगड़े जन्मते हैं, अपाहिज जन्मते हैं और उसके साथ साथ के अंदर जो है वो कई बीमारियों को लेकर के जन्मते हैं, क्योंकि सारा माहौल पॉल्यूटेड हो गया है। पानी पॉल्यूटेड है, हवा पॉल्यूटेड है, भोजन जो है हमारा पॉल्यूटेड है, तो अच्छे बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो ये भाइयों, ये सब संख्या के बढ़ने के दोष हैं। अब मैं एक सबसे बड़ा दोष ये बता रहा हूँ
कि सरकार जो है हमारी सुविधा, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं हैं हमारे संविधान के अंदर एम्बेडेड है कि सरकार को ये जो है वो कुछ चीज़ें निःशुल्क देनी चाहिए और कुछ चीज़ें वाजिब शुल्क के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे हाउसिंग का है, मकान वाजिब रेट पे मिलना चाहिए, और हवा है, पानी है, ये तो फ्री दिया जाना चाहिए। पानी भी लेता है तो ट्रांसपोर्टेड चार्जेस लिए जाते हैं, पानी के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सरकार भी जो है आज करे। लेकिन होता क्या है कि सरकार अपने 10 साल 20 साल का आंकड़ा लेकर के कोई भी योजना बनाती है, लेकिन उस योजना के अंदर देखते हैं कि 10 साल के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज जितना उन्होंने जो एक्सपेक्टेड किया था, एस्टिमेशन किया था, उससे बहुत ज़्यादा हो गया और वो योजना फेल हो जाती है। और होती भी है। मान लीजिए एक कमरे के अंदर जो है 20 लोग बैठने की जगह है या खड़े रहने की जगह है, मान लो 50 की है, और उसके अंदर 100 लोग आ जाते हैं तो क्या होता है, भगदड़ मचती है। भगदड़ मचने से क्या हो जाती है, किसी की मौत तक हो जाती है। हमको शुद्ध जो है वायु लेने के लिए प्राणवायु नहीं मिलती है भगदड़ के अंदर। ये समस्या तो वास्तव के अंदर मैं अपनी भाषा में कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर भगदड़ मच गई है। आज हम ट्रेन को लेवें, रिजर्वेशन समय पर 4-4 महीने की लिमिट है, लोग 4-4 महीने पहले करा लेते हैं। भोजन का देखें कमी, ट्रेन की व्यवस्था की कमी, चाहे आप जो है बस के स्टैंड पर चले जाइए, चाहे सड़क पर खड़े जाइए, हिंदुस्तान का एक ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर भीड़ ही भीड़ नज़र नहीं आती हो। तो ये कारण, इसके ये कारण क्या है, इन सब का कारण है कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या है, और यही एक चिंता का कारण है, ये कोलाहल का कारण है। बड़े बड़े शहरों के अंदर चले जाइए, कितना बड़ा आज कहना चाहिए कि कितना बड़ा जो एक डिफरेंस हो गया है कि गांव तो उधर खाली हो रहे हैं और रोजगार के लिए, सुविधाओं के लिए लोग शहरों के अंदर जा रहे हैं। अब दिल्ली की हालत देखिए कि दिल्ली जो है वो 1.25 करोड़ से भी अधिक जो है जनसंख्या वहाँ हो गई है। तो वहाँ पर न पीने को पानी मिलता है, न खाने को भोजन मिलता है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है, व्हीकल का पॉल्यूशन क्या, व्यक्ति की खुद की कार्बन डाई का पॉल्यूशन क्या, जगह की कमी हो गई, रहने को मकान नहीं मिलता है, खाने को भोजन नहीं मिलता है। शुद्ध जो है सबसे बड़ी बात है, हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। क्यों, ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा व्हीकल होते हैं, कार्बन डाई छोड़ते हैं। और रोजगार की बात होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, वो भी कार्बन डाई। देखिए कि गांव तो इधर खाली हो गया, और जो हमारे पुराने कुटीर उद्योग थे, रोजगार के साधन थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, वो रोजगार का साधन गाँव में ही होता था। तो गाँव में व्यक्ति गाँव आबाद रहते थे और शहरों में इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारा बंटा धार कर दिया है और सभी तरह की हमारी योजनाएं हैं वो फेल होती जा रही है। और जितना हम सोचते हैं कि इतने समय के अंदर इस जनसंख्या के लिए किया जाना है, वो जनसंख्या बढ़ने के कारण सारी सुविधाएं, हॉस्पिटल की चिकित्सा की सुविधा जाकर देखिए, कोई भी बेड खाली नहीं मिलता है। और आप जो है वो जो है वो वार्ड के अंदर चले जाइए तो वहाँ पर भी जितनी भीड़ लगी रहती है कि ज़्यादातर जहाँ लोग होते हैं, कुछ बीमारी वाले होते हैं, कुछ ठीक होते हैं, तो लोगों की भगदड़ के अंदर स्वयं के अंदर जो है वो संक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, जिसमें आज नए नए तरह के वायरस आ गए हैं, स्वाइन फ्लू आ गया है, आज डेंगू आ गया, और कितनी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हमने कभी सुना ही नहीं था। और ये सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये बहुत बड़ा चिंता का कारण हो गया है। सारी योजनाएं फेल हो रही है, व्यक्ति के अंदर शांति पैदा हो रही है। ये तो मैंने सारे दुष्परिणाम आपको बताए। पर भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है, ये सिर्फ जो है समस्या नहीं बताता है, ये सॉल्यूशन बताता है। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, ये जो है व्यक्ति सुधार का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम जो है एक एनजीओ के रूप के अंदर है, जो कि चैनल 24 पर जो है ये प्रवचन आकर के एक एनजीओ का काम करते हैं, एक सही दिशा का काम करते हैं और एक सॉल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो अब हमें ये सोचना है कि चिंता तो हमने जता दी और चिंता उचित है, लेकिन अब इस चिंता को हम किस तरीके से दूर करें,
दूर करने के लिए एक जो सरकार का फैमिली प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ समाज ने, जैसे हिंदू समाज ने एडॉप्ट किया है, तो ये दूसरी जातियां हैं जैसे मुस्लिम समाज है, अन्य मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं किसी तरह के जो है प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ इस मैसेज के माध्यम से कि फैमिली प्लानिंग जो है एक अच्छी व्यवस्था है। फैमिली प्लानिंग सरकार ने, और आजकल फैमिली प्लानिंग का सिस्टम बहुत सुंदर हो गया है। पुराने ज़माने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और व्यक्ति को भय लगता था, लेकिन आज तो मात्र 5 मिनट के अंदर फैमिली प्लानिंग का दूरबीन के जरिए कर दिया जाता है। व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ता, एहसास भी नहीं पड़ता है। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि हमारा परिवार का कॉन्सेप्ट है कि हम दो हमारे दो, अगर आप ज़्यादा चाहते हो हम दो हमारे 3 तक ले जाइए, जो कि 50 साल का पुराना, अगर संतुष्टि नहीं हो तो 3 पे आइए, 2 पे आइए, 1 का तो चल ही रहा है जो। तो सभी लोगों को पालन करना चाहिए। एक पर्टिकुलर तबका, एक पर्टिकुलर संस्कृति के लोग पालन करने से नहीं होगा। कोई भी सुधार लाना है तो इस हिंदुस्तान के जितने भी हम सदस्य हैं सब में सुधार आना चाहिए। पर्टिकुलर सुधार होने से तो एक पर्टिकुलर रेशियो हो गया, और छोटा रेशियो इसको मान्य कर रहा है, वो सबको जो है एट लार्ज इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और वास्ते सरकार ने भी बहुत जो है कहना चाहिए सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट नहीं लगेगा, वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। बहुत सी तरह की पेनल्टी है। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं, लेकिन वो सभी सरकारों ने नहीं किया है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, और सभी सरकारों को इस समस्या के समाधान के रूप में कुछ न कुछ जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, जहां से कि जनसंख्या बढ़ रही है, जो यानी जो ग्रोथ बढ़ रही है, उस ग्रोथ के ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो जब सोर्स के ऊपर रोक लगाते हैं तो सोर्स के ऊपर रोक लगने से ऑटोमेटिकली हमारा इनपुट घट जाएगा। तो इनपुट को हमें घटाना है, यानी हमारी जो बर्थ रेट है उसको रिड्यूस करना है। और देखिए डेथ रेट है वो तो ईश्वर का मामला है। हम तो अहिंसावादी है, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, बल्कि सरकार भी सहयोग कर रही है और पूरा समाज भी ये चाहता है कि शतायु हो, ये कहा जाता है, दीर्घायु हो, ये कहा जाता है। तो वो भी किस लिए कहा जाता है कि वह जो है परोपकार का कार्य करे, समाज का कार्य करे, और समाज के अंदर बैड एलिमेंट के रूप के अंदर समाज को कष्ट दे करके, समाज में बुराइयां व्याप्त करके अगर व्यक्ति जीता है तो वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। और आजकल कितना हो रहा है, देखिए अभी मैंने आज ही न्यूज़ सुनी कि कुछ युवकों ने जो अरबों रुपए की जो है वो जो जयपुर के अंदर बैंक डकैती की जो उन्होंने योजना बनाई थी वो कृतज्ञ हैं। ये जो हमारी मानवता के नाम पर कलंक है। हालांकि लोग पकड़े जा रहे हैं, सरकार भी कर रही है, पर सवाल ये है कि वो ऐसी प्लानिंग दिमाग के अंदर क्यों लाते हैं। इसके अंदर बहुत से कारण हैं। एक तो जो है हमारी बेरोजगारी भी कारण हो सकता है, और दूसरा कारण है कि जिस घर के वो बच्चे हैं उनके घर में अच्छे संस्कार नहीं दिए गए हों, और सारे युवा लोग कर रहे हैं। 18 से 25 साल का युवा है, सबसे ज़्यादा अपराध कर रहा है, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे चोरी का मामला हो, चाहे हिंसा का मामला हो। सारा अपराध की अगर एट लार्ज की बात करें तो अपराध करने वाले लोग 18 से 25 साल के, चाहे रेप करने वाले वो टीनेजर्स है। तो उनको हमें वो सुधारना है, उनको हमें अच्छी शिक्षा देनी है, क्योंकि आज भारत के अंदर 80 करोड़ की जनसंख्या मात्र युवाओं की है। हम युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। और सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या को, क्योंकि जो बेरोजगार व्यक्ति होगा तो वो चाहे अच्छे मीन्स में काम लें, चाहे बैड मीन्स में काम लें, चाहे वो कुसंगत से काम लें, लेकिन किसी न किसी तरीके से धन कमाना चाहिए। लेकिन जो अनैतिकता से अर्जन किया जाने वाला धन है वो दंडित धन कहा जाता है, वो लीगल नहीं है, वो सोसाइटी ने मान्य नहीं किया है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जनसंख्या के जो है वो बढ़ने के दुष्परिणाम तो है ही है, लेकिन अब हम ओरिएंटेशन की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले एक जागरूकता पैदा करनी है।
हमें समाज के बीच में फैमिली प्लानिंग को सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान देना चाहिए। और दूसरा जो है, हमें एक समाज के अंदर एक वातावरण बनाना है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे किसी भाई को कोई कष्ट न हो, बल्कि उसको हम सहयोग करें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता आपके प्रति। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देख करके, इसकी सराहना करके, इसको जीवन में उतार कर इसको सफल बना रहे हो। और हमारा उद्देश्य यही है, जगत कल्याण का है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो और खूब आप शतायु होकर के समाज की सेवा करते रहें। आपके प्रति मंगल भावना।